हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स राइट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के बारे में खास बातें। तो आज हम देखेंगे घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे और कहाँ करें। ज़्यादातर महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो समझ ही नहीं पाती है। जैसे कि हाँ देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस मारपीट हो रही है, यहाँ पे ये एक टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस है। फिजिकल वायलेंस हो रहा है ये तो दिखाई देता है, ये इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज़ में भी ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा हम देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत एक महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके साथ उसका पति या उसके ससुराल वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सेक्सुअल या आर्थिक रूप से अत्याचार या यौवन शोषण करते हैं तो वह उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो खाली फिजिकल वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस कहलाती है। ठीक है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकार। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित है। ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ ही घरेलू हिंसा हो रहा है। देखिए, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, 18 साल के नीचे, उनके साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है। और इसके अलावा भी कैटेगरीज दी गई है जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना। देखिए, महिलाओं के खिलाफ किस तरह से घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा में इन सब चीज़ें आएगी। किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना, जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना। महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, जैसे उसको डैमेज करना, उसके इमेज को। ठीक है। किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2/3 मतलब 3 में से 2 महिलाओं का विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है। 3 में से 2 महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है। ठीक है। और भारत में 15 से 15 to 49 एज की जो महिलाएं हैं उसमें 70% विवाहित महिलाएं पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार है। तो इस तरह से महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा हो रही है। ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है सारी डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा में आती है। ठीक है दोस्तों। बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा क्या क्या आएगा इस कैटेगरी में। हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। ठीक है। किशोर यानी टीनेजर्स को। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में दूसरा है। ठीक है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है और घरों की 4 दीवारों के भीतर छिपा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा हो रही है, लेकिन वो 4 दीवारी के अंदर है। कुछ रिपोर्ट में पाया गया है कि बच्चों के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा हो रही है। ठीक है। बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्ग के साथ मारपीट करना, उनके अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है दोस्तों कि घरेलू हिंसा हो रही है बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ। तो पहले भी होता था, लेकिन ये कैटेगरीज भी अभी आ गई है घरेलू हिंसा में। तो घरेलू हिंसा के प्रकार देखते हैं। कितने प्रकार हैं।
हम कैसे जाने कि घरेलू हिंसा हो रही है? जिसके साथ शारीरिक हिंसा, अगर शारीरिक हिंसा हो रही है तो वो घरेलू हिंसा हो रही है। इस प्रकार की हिंसा में मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, लात मारना, मुक्का मारना, किसी अन्य तरीके से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना आदि शामिल है। दूसरा आता है लैंगिक हिंसा। ये भी एक घरेलू हिंसा का प्रकार है। बलात्कार करना, अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना आदि। ठीक है, ये भी घरेलू हिंसा के प्रकार में आ रहा है दोस्तों। तीसरा मौखिक और भावनात्मक हिंसा। अपमान करना, जैसे हम बोलते हैं कि देखो शारीरिक चोट तो नहीं पहुंची है, दिख तो नहीं रहे, तो डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हुआ, घरेलू हिंसा क्या हुआ? तो नहीं दोस्तों, अगर कोई मौखिक या मतलब बोल के भी हिंसा कर रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे उसको मानसिक तकलीफ हो रही है, उसकी भावना को ठेस पहुंच रही है, तो वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। जैसे अपमान करना, किसी महिला के चरित्र पर दोषारोपण करना, पुत्र न होने पर अपमानित करना, दहेज इत्यादि के लिए अपमानित करना, नौकरी न करने या उसे छोड़ देने के लिए विवश करना, विवाह न करने की इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए जबरदस्ती करना, उसके पसंद के व्यक्ति से विवाह न करने देना, किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना, आत्महत्या करने की धमकी देना, कोई अन्य मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि, ये भी घरेलू हिंसा में आता है। चौथा आता है आर्थिक हिंसा। बच्चों की पढ़ाई और उनके संरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना, बच्चों के लिए खाना, कपड़ा, दवाइयाँ उपलब्ध न कराना, रोजगार चलाने से रोकना और या उसमें रुकावट पैदा करना, वेतन इत्यादि से प्राप्त महिला की आय को ले लेना। अगर कोई वाइफ जॉब कर रही है तो उसकी सैलरी पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेना, उसको भी घरेलू हिंसा करेंगे। घर से निकालने के लिए विवश करना, ठीक है, निर्धारित वेतन या पारिश्रमिक न देना। ओके, तो ये सब घरेलू हिंसा में आता है दोस्तों। तो घरेलू हिंसा के तहत एक महिला के अधिकार हम देखेंगे। हमारे देश में इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट की होती है, जो कि महिला को उसके ऊपर उसके अधिकार दिलवाने में मदद करते हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला के अधिकार निम्नलिखित हैं। पीड़ित महिला इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण, कस्टडी का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश आदि। पीड़ित महिला आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता भी ले सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की हेल्प ले सकती है। पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी से संपर्क भी कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर रहता है पुलिस स्टेशन में, उसको वो कभी भी कॉल कर सकती है, अपनी हेल्प मांग सकती है। ठीक है, पीड़ित महिला निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग भी कर सकती है। ठीक है, अगर उसको केस फाइल करनी है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। इसमें उसको वकील की कोई भी फीस देनी नहीं पड़ती है। कोर्ट की तरफ से उसको एक एडवोकेट मिल जाता है जो कि फ्री में उसकी केस को फाइट करता है कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो भी करेगा इंसान, उसको 3 साल की पनिशमेंट है और फाइन है। ठीक है, ऐसे नहीं, अगर जिस पर्सन ने जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है वो साबित हो जाता है कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो उसको 3 साल की सज़ा और फाइन होती है। और द कंप्लेनेंट अगेंस्ट क्रूरल्टी नीड नॉट टू बी लॉज बाय द पर्सन हिमसेल्फ। अगर कोई कंप्लेनेंट है जो उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, कि ज़रूरी नहीं है कि वही कंप्लेंट लॉज करे पुलिस में, उसका कोई भी रिश्तेदार, भाई बहन, वो कोई भी रिलेटिव हो, क्लोज रिलेटिव, उसके बिहाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में और आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज घरेलू हिंसा अधिनियम देखा है। और आगे मैं बताऊंगी कि अगर आपको कंप्लेंट करनी है, ठीक है, आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो घरेलू हिंसा होने पर आप कहाँ शिकायत दर्ज कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसकी प्रोसीजर क्या है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप उसको गौर से देखिएगा। ठीक है, देखिए घरेलू हिंसा होने पर कहाँ और कैसे शिकायत दर्ज कराएं, आज हमें देखने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक कंप्लेंट लेटर लिखेंगे। ठीक है,
आपको जिस भाषा में कंप्लेन लेटर लिखना आता है उस भाषा में लिखिए, चाहे हिंदी में आता है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिखिए। इस लेटर में आपके साथ जो भी घरेलू हिंसा हो रही है उस सब का आपने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिटेल में लिखना है। फिर क्या करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है, ठीक है, वहाँ पे ये कंप्लेन लेटर देना है। कंप्लेन लेटर की एक फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। कंप्लेन लेटर पर उनकी रिसीविंग लेनी है पुलिस ऑफिसर की। ओके, तो पुलिस ऑफिसर उस लेटर पर आपको डेट डाल के एक डीडी नंबर देगा। तो डीडी नंबर का मतलब ये नहीं है कि वो एफआईआर है, एफआईआर हो गई। डीडी नंबर का ये होता है कि वो उसका डायरी नंबर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने साथ होने वाले घरेलू हिंसा की पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने वह आपसे प्राप्त कर ली है कंप्लेन लेटर के द्वारा और उसका एक्नॉलेजमेंट दे दिया है उसने रिसीविंग करके, ठीक है। तो पुलिस कंप्लेन को डायरी में लिखती है, पुलिस कंप्लेन को डायरी में लिखती है कि उनके पास डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत दर्ज हुई है। तो पुलिस उसके खिलाफ कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, वह सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर पुलिस को लगता है कि ये सही में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो क्या करती है, आपको पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा कि सर मैंने कंप्लेन लेटर दिया था, आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर। तो ठीक है, तो पुलिस के ऊपर ऐसा थोड़ा प्रेशर हो जाता है। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस इस मामले में पीड़ित के घर, जिसने कंप्लेन दी है उसके घर जाती है और पूछताछ करती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है और आजू बाजू में भी पूछताछ करती है नेबर लोगों से कि क्या इस महिला के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करना है आपको, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो सेम कंप्लेन लेटर आपको महिला आयोग में दे देना है। अगर वहाँ पे महिला थाना है, वुमन पुलिस स्टेशन है तो वुमन पुलिस स्टेशन में दीजिए। अगर नहीं है तो कंप्लेन लेटर आप महिला थाना में दीजिए और उसकी 2 कॉपियाँ एक कॉपी स्टेट कमीशन ऑफ वुमन कमीशन में भेजिए, ठीक है, राज्य महिला आयोग में, और एक नेशनल वुमन कमीशन में भेजिए, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग में भेजिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपके कंप्लेन लेटर पे गौर किया जाएगा और इस पर जल्दी से सुनवाई होगी। तो फिर ये क्या होता है, अगर महिला थाना में जाती है ये कंप्लेन लेटर आपकी या फिर महिला आयोग में जाती है तो वो क्या करते हैं, नोटिस भेजते हैं। एक तो आपको नोटिस भेजते हैं और ये आपके हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स को बुलाने का नोटिस भेजती है और एक डेट पर आपको हाजिर होने का हुक्म देती है। तो उस डेट पे अगर आप पहुंचते हो दोनों, तो ज़्यादातर रिलेटिव्स तो नहीं आते हैं वहाँ पे, आते भी हैं नहीं भी आते हैं। तो अगर कंप्लेनेंट आती है, वाइफ आती है और उसका हस्बैंड आता है जिसके खिलाफ आपने डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दी है, ठीक है, वो आते हैं और फिर वो दोनों, काउंसलर रहता है वहाँ पे, महिला काउंसलर रहती है, वो जानने की कोशिश करती है कि आप दोनों में किस कारण से ये जो वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है आपका हस्बैंड, वो किस कारण से कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उनको समझाती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करती है। तो इस काउंसलिंग का ये नतीजा होता है कि या तो सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, अगर तो सेटलमेंट होता है तो वाइफ अपने तरफ से विड्रॉ लेटर देती है कि मैं अपना केस वापस ले रही हूँ और उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, और हस्बैंड से भी एक अंडरटेकिंग लेती है, लिखवा लेती है कि इसके बाद मैं उसके साथ घरेलू हिंसा नहीं करूँगा। तो अगर काउंसलिंग के दौरान समझ में आता है, जो भी महिला आयोग की काउंसलर होती है, कि ये इस लायक नहीं है कि सेटलमेंट करा के इस लड़की को भेजा जाए, अगर पता चलता है कि इस लड़की का जो लाइफ है इस आदमी के साथ सेफ नहीं है, तो वो उसको सेटलमेंट नहीं करवाती है, ठीक है। और अगर सेटलमेंट नहीं होती है तो और मीडिएशन फेल हो जाती है, तो महिला थाने वाले क्या करते हैं या फिर महिला आयोग वाले क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनवाती है, रिपोर्ट बनाती है और पुलिस को कहती है कि आप अभी एफआईआर दर्ज कीजिए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद में फिर वो पुलिस उसको अरेस्ट करती है, ठीक है।
और इसके बाद में भी अगर अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है पुलिस, तो आपके पास में क्या होता है ना कि पुलिस के ऊपर आपको प्रेशर डालना पड़ता है फ़ोन करके कि सर आपने एक्शन ली, क्या एक्शन ली, आप जल्दी से एक्शन लीजिए। तो पुलिस क्या करती है, उस पर्सन को अरेस्ट करती है। लेकिन हाँ, लीगल प्रोसीजर है इसमें, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, तो पूछताछ करने में टाइम लगता है। तो आप अगर इस पूछताछ के दौरान या इस लीगल प्रोसीडिंग के दौरान आपके साथ में जो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, हो रहा है, वो बहुत होता है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, सहन नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हो नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। और वहाँ से आप कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हो, मेंटेनेंस ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। जब तक केस चलती है आपको इंटरिम मेंटेनेंस मिल जाएगा, पहले ही मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल जाएगा, आपको प्रोटेक्शन का भी ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर आपको बच्चे की कस्टडी चाहिए तो कस्टडी का भी ऑर्डर मिल जाएगा। आप सेफ रहोगे, अगर कोर्ट में भी केस करते हो तो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप ससुराल में ही रहना चाहते हो तो आपको, अगर रहने की जगह नहीं है कहीं, तो रेसिडेंस ऑर्डर भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पूरी तरह से मन को बहुत सारी रिलीफ प्रोवाइड करता है। और उसको ये अधिकार है एक महिला का, अगर उसके साथ में घरेलू हिंसा हो रही है तो आप आवाज़ उठाइए, ठीक है। तो महिला पुलिस स्टेशन क्या होता है, आपको महिला थाना क्या होता है समझ में नहीं आया होगा। तो महिला थाना ये होता है कि उसकी जो अधिकारी होती है, प्रभारी, जिसको जो भी कामकाज देखती है, वो होती है महिला अधिकारी होती है, ठीक है। पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये महिला अधिकारी होती है। इसका मकसद पुलिस थाना को बनाने का मकसद ये है सरकार का, ताकि औरतें खुलकर अपनी बात पुलिस के सामने रख पाएँ। इन थानों में महिला पुलिसकर्मी होती है, काउंसलर, महिला काउंसलर होती है, और ज़रूरतमंद को कानूनी सलाह भी दी जाती है। तो इस तरह से हमने देखा है कि घरेलू हिंसा होने पर कहाँ और कैसे शिकायत दर्ज करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटती है तो मुझे बताइए, मैं आपकी एडवोकेट वर्षा हमेशा आपके साथ वो लीगल आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी, हमेशा आपके साथ रहूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अधिकार के साथ। बाय, टेक केयर।